वो कहते हैं हुकूमत चल रही है, मैं कहता हूं जरूरत चल रही है। उजाले जी हुजूरी कर रहे हैं, अंधेरों की सियासत चल रही है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और आज हम सियासी जंग में पटना में मौजूद हैं। यह सियासी जंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। हमारे लोकतंत्र को यह मजबूत करती है यह सियासी जंग। इस सियासी जंग का मतलब यह नहीं है कि हम अलग अलग हैं। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा ख्याल, हमारा तस्वुर, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और उसी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए हमारे यहां जब भी यह त्योहार आता है चुनाव का, उसमें हम बाहर निकलते हैं और अपनी पसंद के लोगों को और उन लोगों को जिनको हमारी समझ के मुताबिक जो देश को मजबूत कर सकते हैं, हमारी उम्मीदों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे उन विश्वास पर मजबूत खड़े उतर सकते हैं, हम उनको वोट की ताकत से जिताकर संसद में भेजते हैं, अपनी किस्मत का जो है उनको जिम्मेदार बनाते हैं। लेकिन आज हम पटना में आए हैं और पटना में यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर दो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपस में मिली जुली है। एक पटना साहब है और एक पाटलिपुत्रा है। हम उन दोनों पर तो बात करेंगे, लेकिन हम बिहार के मिजाज को भी समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहता है वोटर में और एमपी के एक्सरे वगैरह में बिहार का मिजाज हमारे यहां के रिपोर्टर महफूज के जरिए जानने की कोशिश की, आपको उसके बारे में पता चला। लेकिन यहां पर हमारे साथ यहां पर बहुत जो जागरूक, जो बेदार जनता है, बहुत ही समझी सुलझी हुई जनता है, वो यहां पर मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। लेकिन आइए मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान जो 5 अहम शख्सियत यहां पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे इस दौरान में। हमारे दरमियान मौजूद है कांग्रेस के तर्जुमान है डॉक्टर शकील अंसारी साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बिहार में गठबंधन है। बिहार में गठबंधन नहीं, गठबंधन बहुत हावी है। पूरे बिहार की जनता का, पूरा आवाम का पूरा सपोर्ट है। वो चाहते हैं बिहार के साथ साथ ये देश तरक्की करे, और देश में तरक्की जब होगी जब अमन का वातावरण होगा और सभी लोग एक साथ मिलके देश की जनता तरक्की में साथ अपना हक निभाएगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुआ? कोई बात नहीं, दिल सब जगह मिले हुए हैं, मिलके लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल साहब या जो भी है उनसे ज़रा पूछिए कि वो क्या मोदी जी के साथ हैं? नहीं, बीजेपी और वो जो बीजेपी की जो राजनीति है या बीजेपी के जो लाहे अमल है उसके सब खिलाफ हैं। चलिए, वेरी गुड। आइए, और हमारे साथ है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई तो बतलाए, हम बतलाए क्या? गालिब खान साहब है हमारे दरमियान। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कारकुन है। गालिब साहब, आप क्या बता सकते हैं कि यहां के चुनाव में कौन गालिब आएगा? अव्वल तो मैं गालिब हूं, गालिब को खान की जरूरत नहीं है, गालिब गालिब है। भाई असदुल्ला खां गालिब थे तो मैंने कहा आप भी गालिब खां हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समकालीन गालिब कर सकते हैं जी। चुनाव है और मैं समझता हूं कि आज का जो अनुमान है आपका जंग सियासत, इसको जंग रिश्त मैं मानता हूं कि रिश्त भी एक सियासत है। जिंदगी की जंग, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। रिश्त की जंग। वाह 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 वाह। तो अनुमान अगर मेरे हिसाब से होता, मुझे रखना होता, हाँ। तो मैं रखता जंग रिश्त। वाह। क्योंकि ये जंग, इसमें बिहार की मैं बात करूं या पूरे मुल्क की बात करूं तो ये एक पैराडाइम शिफ्टर जंग है। जैसे 2009 में हिंदुस्तान की सियासत में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। चलिए, इस पर और बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं निखिल आनंद साहब। आपका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। निखिल जी, आप ही के लिए तालियां क्यों बजी? सारे लोग आपके हैं क्या? देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी एकजुट हो गई हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह तय हो चुका है अभी से। चलिए, हमारे दरमियान में 2 निखिल हैं। ये आनंद के साथ हैं, ये मंडल के साथ हैं। निखिल मंडल साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। देखिए, पूर्व में भी और आज भी, चाहे 13 साल से नीतीश जी की सरकार हो या 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमारा बस एक ही मुद्दा होता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हमने कहा भी और जमीनी हकीकत के रूप में बदला भी। तो इस चुनाव में भी मुद्दा वही होगा,
डेवलपमेंट, और हमें यकीन है कि पूर्व के भांति ही जिस तरह से जनता चाहे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास की हो या नीतीश जी पे, इस बार भी करेगी। और इस बार भी हम बहुत ही कंफर्टेबल वे में पूरे देश में एनडीए की गवर्नमेंट बनाएंगे। वाह, नियामतुल अंसारी साहब एमएलए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक है इनका। यहां आपने देखा पूरे मतलब वो यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है? टीवी में या रेडियो में तो हुकूमत बना दिया, लेकिन ये नेशनल फेस्टिवल है, जमहूरियत के लिए ये एक त्यौहार के रूप में आवाम जनता ले रही है। और जो आवाम है, जनता है, वो सब जानती है कि कितना ठगा हुआ महसूस हम लोग कर रहे हैं। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी का सवाल हो या नोटबंदी का सवाल हो, लोग हजारों लोग मारे गए, या इस तरह की बातें जो महंगाई कम करने की बात हुई है, इसमें लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए एंटी मोदी पूरे देश में लहर चल रही है। चलिए, कमाल की बात है, जो लोग भाजपा बीजेपी के लिए ताली बजा रहे हैं वही इनके लिए भी बजा रहे हैं। क्या बात है भाई। अब गालिब साहब, मुझे ये मालूम करना है कि बिहार में जैसे आपने कहा ना पैराडाइम शिफ्ट और ये सब कुछ, बिहार में इस बार के जो चुनाव हैं उनमें मुद्दे क्या हैं, असल मुद्दे क्या हैं? देखिए, उससे कबल 2-3 चीज़ों को भी सामने रखना पड़ेगा। एक तो चुनाव को समझा जा सकता है रैली से, नुक्कड़ नाटक से, पोस्टर से, बैनर से, किसने कितने हेलीकॉप्टर से सफ़र किया वगैरह वगैरह। एक चुनाव को समझने का जरिया है और समझना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट में क्या है, दस्तावेजों में क्या है, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं। तो हिंदुस्तान की सियासत में 2009 से एक पैराडाइम शिफ्ट मैं देखता हूँ। ज़्यादातर पार्टियाँ अब अपना मैनिफेस्टो नहीं ला करके विजन डॉक्यूमेंट लाती हैं। इवन के बिहार में 3 फेज के इलेक्शन हो गए, जदयू ने विजन डॉक्यूमेंट भी नहीं लाया, बीजेपी ने दृष्टि पत्र लाया, कांग्रेस ने दृष्टि पत्र और कम मैनिफेस्टो लाया, आरजेडी ने भी दृष्टि पत्र लाया। सिर्फ मैनिफेस्टो अगर लाया तो कम्युनिस्ट पार्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट में फ़र्क होता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है? मैंने एक सामाजिक यात्रा के रूप में 16 जिलों का दौरा किया है। मैं कटिहार के अहमदाबाद में भी गया, मैं झंझारपुर के जयनगर में भी गया, मैं भभुआ में भी गया, मैं नवादा के गोविंदपुर में भी गया। मैं ये मानता हूँ कि लोगों का मसला रोटी है। अगर मैं मध्य बिहार की बात करूँ तो हुजूर मैं बताऊँगा कि 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में एक वाटर वार होने वाला है, जल युद्ध होने वाला है। आप पानी का कंजर्वेशन कर नहीं रहे हैं तो ज़मीन सूख रही है, तो लोग परेशान हैं पानी से। आप एमएसपी उसको दे नहीं रहे हैं। आप किसान सम्मान योजना के अनाउंस तो करते हैं, लेकिन जो ब्लॉक में जाता है तो कलर की कहानी कुछ और है। नहीं, अब तो मोदी जी ने कहा है कि 5 एकड़ वाला भी जो है उसको भी जो है वो उसमें लाएंगे किसान सम्मान में। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक हुजूर। चलिए, मुद्दा नहीं, जो आपने देखिए पानी वाली जो बात कही है वो सिर्फ बिहार क्या, ये पूरी दुनिया में जो है पानी को लेकर लोग कहते भी हैं कि अगली वर्ल्ड वार जो होगी वो पानी के लिए होगी। पानी का इस्तेमाल सलीके से नहीं हो रहा है। बिहार में 10 साल के अंदर होने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में 15 साल के अंदर वाटर वार होने जा रहा है। चलिए, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। निखिल जी, ये जो अच्छा, मैं जब निखिल कहता हूँ तो आप दोनों की तरफ आता है। अच्छा, निखिल मंडल साहब, मैं ये देखिए पानी को लेके जैसे हम पाटलिपुत्रा की बात करते हैं, वो धान का कटोरा जो है उसके आसपास जब इरिगेशन की जो नहरें वगैरह आप देखते हैं तो वो सूखती जा रही हैं। पानी को लेके, किसानी को लेकर जिस तरह की समस्याएं हैं हमारे इधर, और पीने के पानी की समस्या पटना में सबसे ज्यादा हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए क्या नीतीश जी ने कुछ किया नहीं, कर नहीं पाए, करने नहीं दिया गया, या करना नहीं चाहते?
नहीं, मैं बिल्कुल खारिज करूंगा कि करना नहीं चाहते या कर नहीं रहे हैं। अगर पानी की बात करें तो हमारा जो 7 निश्चय है उसमें एक निश्चय यही है हर घर जल, और उसके तहत लगातार कार्य हो रहा है और हर घर जल का जो लक्ष्य है लगातार हम प्राप्ति की ओर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 100% काम कर लिया, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और उसके प्रति गंभीर है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पानी के प्रति जो गंभीरता या जो एक सोच या ये कहा जाए कि एक जो चिंता है वो पूरे देश भर में है, और इस चिंता को लेकर के सभी एक साथ बैठ करके इस चिंता का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिएगा तो पानी को लेकर के हम आयरन से मतलब हमारे खास करके सीमांचल और कोसी इलाके में अगर आप पानी की समस्या देखेंगे तो वहाँ पानी की समस्या नहीं है, लेकिन आयरन युक्त पानी, इस तरह की चीजों के समस्या का निदान पीने का साफ पानी भी अगर कहे, चाहे आयरन युक्त हो चाहे जैसे भी, पानी को लेके बहुत बड़ी स्कीम्स बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, अब जो एनडीए में भी रही हैं, उसमें जैसे अक्सर बात हुई कि नेपाल से जो कोसी का पानी वगैरह आता है उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सके, गंगा के पानी की कुछ सफाई किया जा सके, उसका कुछ इस्तेमाल हो सके, ऐसा नहीं हो पा रहा। जैसे कल मोदी जी बनारस में थे तो वो गंगा मैया की सफाई के लिए उन्होंने अभियान वगैरह चलाया था, लेकिन बिस्लरी पानी पीते हुए सब देख रहे थे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं मायूस करती हैं। नहीं, देखिए, योजना की अगर बात की जाए तो गंगा की सफाई की जो योजना है वो चल रही है। हो सकता है आप किसी योजना को धीमा या तेजी, इसमें आप आ सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक आप कोसी और नेपाल बैरेज से पानी आने की बात करती है तो उसमें लगातार इस पे एक सोच चल रहा है कि सिल्ट मैनेजमेंट जो है वो किस तरह किया जाए और जल्द से जल्द करके इस समस्या का निराकार हो। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है। हाँ, हमने अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और सफलतापूर्वक इस समस्या का निदान कर लेंगे। नवंत भाई, ये जिस तरह इन्होंने कहा पानी को लेके, तो पानी की जो समस्या है उसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी और मुश्किलात हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए? कि पानी की समस्या हम लोग को विरासत में बाढ़ और बालू मिला, और बाढ़ से जो पानी तबाही होती है पानी से, उसको हम चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। उस बाढ़ को के पानी को अगर चैनलाइज करें, उसको तरीके से ही करें, तो नेपाल और बिहार और इंडिया बात करके उसको नया रूप दे सकता है, नया शक्ल दिया जा सकता है। लेकिन इस पर कभी किसी कोई सरकार नहीं, आपकी देखिए यूपीए 1 में जयप्रकाश यादव साहब जो थे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, आरजेडी से ही थे, वो तब आप लोगों ने कब कर नहीं पाए? कभी भी इस पर कोई पहल नहीं किया गया। अब रही बात कि हमारा बंटवारा के बाद से हम लोगों को क्या मिला? कुछ मिला? रिसोर्सेज में क्या? कुछ नहीं रिसोर्सेज है हमारे यहाँ। अब इस कम साधन में आपको मधु कोड़ा मिले वहां पर? अरे मधु कोड़ा मिले या कौन मिले ये अलग बात है, लेकिन जो हमारा स्पेशल स्टेटस की बात थी, और नीतीश कुमार जो हम लोग के पीठ में छोड़ा भोग के और 1.5 साल के अंदर पलटी मार दिया, तो हम लोग ये उम्मीद किया कि स्पेशल स्टेटस हमारे बिहार को मिलेगा, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक के हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से गुहार लगाया कि पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में का दर्जा दे दिया, लेकिन उसमें भी नाकामी मिली, मायूसी मिली। ये तो नीतीश जी का, पलटू राम जी का ये हाल है, तो हम कहाँ नहीं, दो निखिल आनंद साहब, दो बड़ी बातें इन्होंने कही। एक तो देखिए, बिहार को जो पैकेज देने की बात थी, इसी पैकेज के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी भी जो छिटक के चली गई, चंद्रबाबू नायडू जो थे, कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए जो पैकेज की बात की थी वो नहीं मिली। और दूसरा, पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, कहते हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में आप लोग हैं और केंद्र में भी आप लोग हैं, तो फिर काहे ये सब नहीं हो रहा है? देखिए, ये लोग सिर्फ हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हमने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिहार में एस्टेब्लिश किया है, एक मोतिहारी में, दूसरा गया में। यहाँ पे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुला है, निफ्ट खुला है, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुला है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी खुला है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि PMCH सहित PMCH को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है, 5000 करोड़ के आसपास की योजना है। इसके बाद मैं बता दूं कि पूरे बिहार में इस बार का बजट उठा के आरजेडी के लोग पढ़ ले, 11 मेडिकल कॉलेज की बात है,
और बिहार जिस तरक्की के रास्ते पर निकल चुका है, हमने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम किया है, इंस्टीट्यूशंस हमने खड़े किए हैं। और अभी तक कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े बड़े संस्थान थे, IIT, IIM जैसे एक्सक्लूसिव सेंटर थे, जो दिल्ली में थे, JNU जैसे संस्थान, हमने उसको डिसेंट्रलाइज करके पूरे देश में आप IIM, IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुलवाने का काम किया है। और आज बिहार का भी कोई बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे मौजूद है। आपको ऐसा नहीं लगता ये UPA 1 के दौरान की जो मंसूबे थे जिनको ऊपर उतारा गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक उदाहरण मैं देता हूं, मधेपुरा में रेल कारखाना किसने घोषणा की थी? किसने घोषणा की थी? रेल कारखाना घोषणा किसने की थी? लेकिन उस पे पूरे UPA शासनकाल के दौरान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात। और हमने उसको उसका फंक्शन स्टार्ट हो गया और दुनिया का सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाला रेल इंजन वहां से प्रोडक्शन हो रहा है। यह बात सिर्फ कहने की नहीं है, लालू जी ने घोषणा कर दी, कितनी घोषणाएं की 15 साल में अपने, लेकिन जो सुशासन का राज नहीं स्थापित कर सका, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं एस्टेब्लिश कर सका, जो स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट नहीं लागू कर सका, उन लोगों की बात हम नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि शिक्षा एक बड़ी चुनौती है जो ध्वस्त हो गई है। प्राथमिक, मध्य और उच्च शिक्षा हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनाई, हमने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी खड़ा किया है। और ये देखें तो बिहार एक नए प्रगति के राह पर बढ़ चुका है। और जो लोग स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बरौनी रिफाइनरी को हमने रिवाइव किया, फर्टिलाइजर कारखाना रिवाइव किया, हल्दिया बरौनी गैस पाइपलाइन हमने शुरू की। और ये आप देखें जितने काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम हुआ है, रोड में जितने काम हुए हैं, हाईवेज में जितने काम हुए हैं, वो ये लोग सिर्फ 165,000 करोड़ की कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जब कुछ लोग कहते हैं ठीक करोड़ों रुपए की योजनाएं बिहार में लागू की गई है और एक लंबा सफर अभी हमें तय करना है। शकील साहब, ये जो अभी निखिल आनंद साहब कह रहे थे कि यहां पर जो है काम जो है कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, UPA 1, UPA 2 में कुछ कर नहीं पाए क्या? देखिए, अभी जो इन्होंने जो भी स्कीम गिनाई है सब UPA 1, UPA 2 की स्कीम थी, जिसको इन्होंने अब गिना दिया, या खुल गया, वो खुल गया, वो खुल गया। अरे भाई, अभी आपने पानी का मसला उठाया था, पानी का जो संकट पैदा हो गया है वो इनके नाकारे मंत्रियों के जरिया हो गया है। चूंकि UPA 2 में नेपाल के साथ भी संधि हुई थी, अभी बोल रहे हैं कि ये हुआ वो नहीं हुआ। अरे 15 साल से तो मोदी जी की सरकार और बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी, पैकेज की बार बार की जा रही थी। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां प्रधानमंत्री, यहां इनकी सरकार थी, कब मिला पैकेज बिहार को? अभी जब निकल के चले गए मोदी जी ने, ठीक कहा नेमतुल्ला भाई ने, हम लोगों ने वोट इस देश की सेकुलर, इस स्टेट की सेकुलर जनता ने वोट दिया था मोदी को हटाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के साथ चले गए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। फिर भी एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, फिर भी एक्सपेक्टेशन था कि चलो भाई कुछ बिहार का भला हो जाए तो भी जनता को देखें, लेकिन कोई पैकेज नहीं। पटना यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री के सामने मोदी बिहार के चीफ मिनिस्टर ऐलान करते रहे, कर दीजिए, उनको लगे कान में सुनाई भी नहीं पड़ा, ध्यान भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है पहली कैबिनेट में पटना विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, जरूर बनेगा। निखिल मंडल साहब, ये जो देखिए बिहार पैकेज को लेकर नीतीश जी को आपके जो अपोनेंट हैं वो बहुत घेरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्या है कि उस पैकेज को देते में मतलब क्या उसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा क्या? मतलब आगे उनको लगता नहीं है कि आप उनके साथ रहेंगे क्या? आप कुछ मामला, क्योंकि नीतीश जी है ना,
देखिए इस तरह की कटाक्ष को नजरअंदाज करते हुए, पहली बात, जब पैकेज की बात होती है तो निश्चित रूप से हर एक स्टेट का ये मांग जायज होता है। हर एक व्यक्ति या हर एक मुख्यमंत्री चाहता है कि अधिक से अधिक पैकेज आए और उसके प्रदेश में विकास हो। और हमने ये कोई नई बात नहीं कही है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, आज भी हमारे वो मैनिफेस्टो में होता है, समय दर समय हम जरूर मांग करते रहते हैं। और पैकेज की बात है तो लगातार कार्य हो रहा है। आप अगर इस पूरे चुनावी सभा में ही मुख्यमंत्री जी को देखेंगे तो वो लगातार जितने कार्य, चाहे 50,000 करोड़ के तहत जो सड़क बनी हो, या आप जानते हैं कि पूरे देश में बिहार प्रदेश ग्रामीण सड़कों में अव्वल है, बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में बिहार प्रदेश अव्वल है। तो आखिर ये कैसे है? ये दोनों के साथ मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सीट शेयरिंग पे जितनी सीटें आप मांगते हैं उतनी मिल जाती हैं, जितनी आपको सीटें चाहिए वो अपनी पुरानी जीती हुई सीटें भी छोड़ देते हैं। तो ये पैकेज देने में क्यों इतनी आनाकानी हो जाती है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है और आपके ही न्यूज 18 पे कहा है कि हमने कोई सीट मांगा नहीं, बीजेपी ने स्वतः अपने तहत दिया ये सीट। तो पहले तो इस बात को मैं नकारता हूं। दूसरी बात, जो महागठबंधन के तमाम साथी यहाँ बड़े बड़े आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं पूछता हूं 15 साल में किसने बिहारी को बेइज्जत करके रख दिया? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का, एक किराएदार होने के नाते हर महीने मुझे घर से निकाल दिया जाता था कि आप बिहारी हैं, आपको घर नहीं मिलेगा। इस बिहारी के नाम को अगर सम्मान किसी ने दिलाया है तो वो नीतीश कुमार जी है। और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, 3G 2G दामाद जी चारा लारा करने वाले लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे? 46 AC में रहने वाले इनके युवराज गरीबी की बात करते हैं। चलिए, देखिए देखिए देखिए, मैं भी दिल्ली में रहता हूं और मैंने ऐसा नहीं देखा कि हर महीने किसी बिहारी को निकाल दिया जाता हो। दिल्ली में तकरीबन आज सवाल ही नहीं है, मैं 95 की बात कर रहा हूं जिस समय बिहार बदनाम था। और सुनिए, और दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी में, दिल्ली में हर संस्थान में, दिल्ली जो है इस समय बिहारियों से चल रही है। मेरे 2 शेर हैं जो तूफान में साहिल बिहार वाले हैं जो तूफान में साहिल बिहार वाले हैं, जो मेहनतों का है हासिल बिहार वाले हैं। ये मैं नहीं, इतिहास की गवाही है, जमीने हिंद पर काबिल बिहार वाले हैं। तो बिहार वालों को इस तरीके से आप इतना कम, आपको हर महीने नहीं, मैं भी जाता था नहीं, मुझे भी नीतीश कुमार जी ने। मुझे ये आपकी बात है, मैं 90 की दशक की बात करता हूं। और मेरे साथ जितने व्यक्ति जो 90 के दशक में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, इस बिहार से बाहर गए हो, उनकी क्या स्थिति थी ये जग जाहिर है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अब आता हूं न्यामत भाई नहीं, अब देखिए, मकान से निकालने के कई और भी मकसद हो सकते हैं ऐसी बात नहीं है। ठीक, हाँ जी, बताइए। देखिए, हम पॉलिटिकल उस पे ही आते हैं। आपको शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो अचानक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वारिद होते हैं और आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं अखिलेश की तरफ, जो उनकी बीवी है, उनके साथ। वो वहां पर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के लायक भी कह देते हैं। ये कैसे, मतलब वो हैं, नेता लोग हैं जिनसे आप हार के भी उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक स्टेटस है और पूरे देश में और विदेश में भी एक बिहारी बाबू के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनकी एक हैसियत बनी हुई है और इसलिए जब बीजेपी वालों ने उनको बेइज्जत किया, वो खून का आंसू रोए। वो जब इस्तेमाल करना था इस्तेमाल किए पिछले इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उनको दर्जा बदर्जा बेइज्जत किया गया, तो उनके पास चारा क्या था? मार्गदर्शन मंडल में जा सकते थे। मार्गदर्शन तो भेज दिया गया, टिकट भी काट दिया गया। जो मार्गदर्शन मंडल में थे उनका तो सारा सफाया कर दिया गया। इनका भी सफाया करने की तैयारी थी, लेकिन ये लड़ाकू आदमी है। इन्होंने कहा, ठान लिया कि मैं लड़ूंगा और उसी सीट से लड़ूंगा जहां से पिछले सभा
जीता था। क्या इस वजह से तो नहीं उनको निकाला गया? खामोश है जी। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो राहुल गांधी को नहीं, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। ये देखिए, कांग्रेस की भद पिट रही है और शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां से बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। उनके बारे में पटना साहिब की जनता के बीच मशहूर है कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं, 6 बजे के बाद घर में बंद। वो स्टार स्टेटस में जीने वाले, बंद घरों में रहने वाले लोग 5 साल तक पटना साहिब की जनता उनको दिया बत्ती और लालटेन लेकर ढूंढती रही, लेकिन उन्होंने दुख सुख में दर्शन नहीं दिया। और निखिल जी इसी तरह के लोग ढूंढ के आप लोग लाते हैं। आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा 2009 में जीते, तब आपके लिए बहुत अच्छे थे। 2014 में जीते, तब भी अच्छे थे। और जब वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हैं वो उनको छोड़ दीजिए, तो अब आप एक और लेकर आए हैं, सनी देओल वहां पर पंजाब में गुरदासपुर से, हेमा मालिनी साहिब मथुरा में हैं। तो ये इस तरह की क्यों? देखिए, मैं ये जो आप जैसे जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके हक के साथ नाइंसाफी नहीं होती कि जो लोग रुक के काम करने वाले लोग हैं, जो इस इलाके में काम करने वाले लोग हैं, जो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, संभलते हैं, ये जब ऊपर से कुछ लोग आ जाते हैं तो वो क्या आपका हक नहीं मानते? दिल पे हाथ रख के कह दीजिए आज मौका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, और कुछ दल हैं ऐसे भारत में, जहां कोई जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करके, मंडल में काम करके, जिला में काम करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और एक चीज बता दूं कि भारत के किसी भी संविधान में या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बायलॉज हो, भारत के संविधान और बायलॉज में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है, उम्मीदवार नहीं हो सकता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन, कलाकार, संगीत से जुड़े लोग, सभी लोग शामिल हैं और हमने सबको एकोमोडेट किया है। यह बड़ी पार्टी है, हमारा दिल बड़ा है, इसीलिए हमने अपने गठबंधन सहयोगियों को पूरे दिल से एकोमोडेट किया है और जदयू को 17 सीटें दी है। लेकिन महागठबंधन की हालत देखिए कि 2 सीटों की हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में रखी गई है, आरजेडी की हैसियत झारखंड में 1 सीट की रखी गई है, 2 सीट की रखी गई है, और आरजेडी ने कांग्रेस की हैसियत बिहार में 9 सीटों की रखी है। सुपौल में, गया में, पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा होती है, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। सुपौल में रंजीता रंजन को हराने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये पूरे स्थितियां इस तरह का है कि महागठबंधन ज्यादा जोगी मठ उजाड़ हो चुका है, महागठबंधन ध्वस्त हो जाएगा और एनडीए सभी 40 सीटों पर जीतेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गालिब साहब, मैंने जो बात छेड़ी शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लेकर, और इस तरह के जो कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान में आपको नजर आते हैं, जैसे अखिलेश के सामने है, मनोज तिवारी जी भी है और रवि किशन साहब भी आ गए हैं, सनी देओल तो हैं ही, और उनके हेमा मालिनी साहिबा हैं, उधर बॉम्बे में उर्मिला मातोंडकर आ गई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पार्टी इसकी जिम्मेदार हो, ये सभी पार्टियों में इस तरह का है। मैं आपसे 2 बात कहूँगा, अगर मौका दें आप प्लीज। अव्वल तो कि मैं रुमिला थापर के हवाले से कहना चाहूँगा, उन्होंने कभी लिखा है कि जब मजहब और मफाद संस्थागत हो जाता है तो सोसाइटी में एक सोशल वैक्यूम होता है, और उस सोशल वैक्यूम को भरने के लिए सनी देओल भी आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। एक दूसरी चीज़ कि आपने कहा शुरू में कि बिहार के इशू क्या है, तो एक इशू मैंने रेज किया कि बिहार में 15 साल में आने वाले वक्त में वाटर वार होना है। नॉर्थ बिहार में भी पानी जमीन के नीचे जा रहा है, मध्य बिहार की तो बात कहिए नहीं। दूसरा मुद्दा कि बिहार के अंदर एक बिहार जीता है, बिहार विधि ने बिहार। तो बिहार विधि ने बिहार जो है, जो टोलों में रहता है, गांव में रहता है, दलित बस्तियों में रहता है, मुस्लिम बस्तियों में रहता है, अंसारी टोला में रहता है, यादव टोला में रहता है, यानी कि जो सबल्टन तबका है, यही बिहार के अंदर का बिहार है। और उसमें किसान भी हैं,
मजदूर भी हैं। तो बिहार में जो सियासत है, आज की सियासत, बिहार में कोई भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक रूपांतरण उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक बिहार की सियासी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां लैंड इश्यू को एड्रेस नहीं करती। हाय अफसोस के किस तेजी से दुनिया बदली, हाय अफसोस के किस तेजी से दुनिया बदली। ये जो सच है ये कभी झूठ हुआ करता था। सियासी जंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम हैं पटना में, और पटना में हम सियासी जंग में गौर कर रहे हैं। पटना और पाटलिपुत्र की सीट के साथ साथ इस पूरे बिहार की सोच को लेकर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बात निकल के आई थी कि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वहां उनकी बहुत बेइज्जती की जाती है, उनके साथ बुरा सलूक होता है। निखिल मंडल साहब ने तो यहां तक कहा कि उस जमाने में उनको हर महीने घर बदलना पड़ जाता था। तो ये सारी चीजें जो है, क्यों ऐसा होता है कि बिहार में, अगर बिहार में वसाइल मौजूद हो, बिहार में जिंदगी मौजूद हो, तो लोग बाहर जाके दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, बाहर के लोगों को मजबूर कर दें। आज भी हम देखते हैं पंजाब में जब बिहार का आदमी पहुंचता है तो उसको अपनी तरफ घसीटने के लिए लोग दौड़ते हैं। बिहार का आदमी इतना मेहनत कश है, इतना मजबूती के साथ काम करता है और बहुत दिल से काम करता है कि लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है। बिहार ने मुंबई बनाया है, बिहार ने दिल्ली बनाया है, लेकिन बिहार वालों की ना मुंबई में इज्जत होती है ना दिल्ली में। तो क्यों नहीं बिहार के लोग जो है बिहार में ही रह जाते, उनको ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? आइए हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद है। जी सर, मेरा आरजेडी और कांग्रेस वाले से सवाल है कि हमारे एनडीए का एक वो है कि विकास करना, उनका क्या मुद्दा है? आरजेडी और कांग्रेस वाले का क्या मुद्दा है? जैसे कि कल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने बोला कि कोई भी विकास नहीं हुआ, और यहाँ की लोग देख रही है, जनता लोग देख रही है कि जैसे कि हमारे भाजपा के सर बोले कि सड़क निर्माण हो रहा है, कॉलेजेस बन रही है, तो बिहार हमेशा विकसित पे ही जा रहा है। और वो लोग 15 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं। ठीक है। मैं कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहूँगा कि यूपी में अखिलेश जी कहते हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मायावती जी कहती हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी कहती है मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और जब राहुल गांधी का कोई नाम नहीं लेता है तो उनकी बहन प्रियंका गांधी बोलती है मेरा भैया बनेगा प्रधानमंत्री। और दबे कुचले आवाज में बिहार से तेजस्वी यादव जी का भी नाम आगे बढ़ रहा है कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। अब हो सकता है कुछ दिन में शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान ले। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जनता इनको किनके नाम पे वोट देगी? आखिर इनके महागठबंधन का नेता कौन है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपने जो रंग पहना हुआ है हरा है। गिरिराज सिंह जी के सामने मत जाइएगा इसको पहन के। अच्छा, इधर से भी एक सवाल ले लेते हैं। जी, बिहार के युवा जो है, क्या ये बिहार के युवा क्या हताशा के दौर में है? क्या यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है? पढ़ाई के नाम पे या रोजगार के नाम पे या टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे जो पलायन है युवाओं का, उसके पीछे राजनीतिक सोच क्या है, क्या एजेंडा है? दूसरा, जो धान का कटोरा की चर्चा हुई, तो न सिंचाई के साधन विकसित हुए हैं। आज भी फ्लडिंग से बिहार में खेती होती है, एक खेत पट गया फिर दूसरा खेत पटेगा। नहर जो है, नहर नया विकास नहीं हुआ है, जो पुरानी नहरें हैं खाद की समस्या उसमें भी है, और नहर भी सूखी हुई है, और नहरों में पानी नहीं है। और दूसरा, जो बड़ा नहर है उस पे सरकार हाइडल यूनिट छोटा छोटा बना दी है ऊर्जा के लिए, बिजली प्रोडक्शन कर रही है, और बिजली प्रोडक्शन करने से पानी का करंट खत्म हो जाता है, प्रवाह खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार जो है नहर से भी बिजली बनाने में व्यस्त है, नहरों के किनारे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, किसान का लागत मूल्य जो है वो बढ़ते जा रहा है उसके उत्पाद के मूल्य से। चलिए इस पर भी बात करेंगे। जी, आज खड़े वकील लग रहे हैं आप? वकील नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना? हाँ, मुझे डर लगता है। जी, देखिए, बिहार के साथ ऐसा है हाँ, कि बिहार के नेताओं ने बिहार की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिहार में कुटीर उद्योग खत्म, लघु उद्योग खत्म, खादी ग्राम उद्योग खत्म, छोटी इंडस्ट्री खत्म। किसान कैसा है वो आप समझ लीजिए। अभी गया था मैं गया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पता चला किसानों ने कहा कि अब ये एक नया नियम आया है कि 2 बीघा ज़मीन अगर आप किसी को बटाई पर देते हैं तो 18% आपको जीएसटी देना होगा। तो अगर बिहार का लोग बिहार छोड़ के ना भागे, एमएनसी से बात नहीं हो, एमएनसी से चंदा इनको नहीं मिले,
तो फिर कैसे जिएंगे? ठीक ठीक। अरे हमारे रिपोर्टर है महफूज साहब, जरा आइएगा इधर, आप भी बताइए। अभी आपकी बात होगी, मैं आऊंगा आप लोगों के पास जवाब लेने के लिए। महफूज साहब ये न्यूज़ 18 उर्दू के रिपोर्टर है और काफी मुद्दत से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ के मसाइल जो है क्या खास तौर से? देखिए, बुनियादी तौर से अगर देखा जाए यहाँ के मसाइल के ऊपर, तो सियासी पार्टियाँ यहाँ के मसले पे बात नहीं करती है। वो सियासत करके निकल जाती है, इंतखाब खत्म हो जाता है, फिर वो खामोश हो जाती है। उनको वोट बैंक से मतलब है, वोट लेने से मतलब है। सवाल है कि जो गरीब आबादी है यहाँ पे, जो बिल्कुल जो 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, पलायन करता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि पटना बिहार की राजधानी होने के बाद भी पटना के कई इलाकों में पानी नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद अफसोस का मकाम है उन तमाम सियासी पार्टियों के लिए जो लोगों के बारे में बात करती है, लोगों के फलाह और डेवलपमेंट की बात करती है। तो पटना से अगर पलायन हो, पटना शहर में रहने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ से बाहर जाए, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के दूर दराज के इलाके में जो लोग होंगे, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के इलाके में, वहाँ से कितनी बड़ी तादाद में लोग जाते होंगे। तो सवाल यहाँ ए पार्टी और बी पार्टी का नहीं है, सवाल डेवलपमेंट का है, सवाल रोटी का है, और इस पर जो है कोई सियासी पार्टी बात करना जरूरी नहीं। सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इधर से आता ही है राजग की तरफ से, और अपना यूपीए भी यही सब बात कर रही है जो ये अब इत्तेहाद हुआ है। तो फिर जो वोटर है वो किस पर यकीन करे? देखिए, वोटर जो है काफ़ी समझदार है। यहाँ का वोटर जो है सियासी पार्टियों की बातों में इस बार नहीं आ रहा। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम लोग अलग अलग इलाकों में देखे हैं, वोटर जो है ये देख रहा है कि कौन उनके बुनियादी मसाइल को हल कर सकता है, कौन उनके मसले को हल कर सकता है। वो वोटर वैसे उम्मीदवार को इंतखाब करना चाहता है, जिताना चाहता है जो इलाके के मसले को हल कर सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्मीदवार जीतने के बाद में इलाके की खबर लेना ज़रूरी नहीं समझता है। वोटर के सामने 2 इशू रहते हैं, खास तौर से पार्लियामेंट के चुनाव में। एक जो है नेशनल इशू रहते हैं और दूसरा जो है मकामी इशू रहते हैं। इस बार जो है अच्छी बात यह है कि बिहार का वोटर मकामी इशू को भी देख रहा है कि हमारे मकामी मुद्दे पर जो बात करेगा, जो मसले हल करेगा, उसको हम यहाँ से जिताएंगे, इंतखाब में जिताएंगे। हालांकि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स होता है बिहार में, ये काफ़ी फेमस है। उसी हिसाब से समीकरण बनते हैं, सियासी पार्टियां उसी हिसाब से नेताओं को टिकट देती है। लेकिन वोटर जो है कहीं ना कहीं अपनी समझदारी दिखा रहा है। वो ये सोच रहा है कि जो मसले हल कराएंगे वही जो है ईमान में जाएंगे। अगर वोटर समझदार हो गया तो फिर इन लोगों का क्या होगा? फिर ऐसी बातें मत कीजिए आप भाई। वोटर समझदार हो जाएगा तो सियासत कहां जाएगी भाई? हाँ देखिए मनोज साहब, वोटर अगर समझदार हो गया तो फिर कैसी बात कर रहे हैं? देखिए भाई साहब के पास वो देखिए पहले हंस लेते हैं, पहले हंस लेते हैं, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है। नहीं हंसते, थोड़ा हंस लेते हैं। वो कह रहे वोटर समझदार हो गया है। आप हंस ले तो मैं बताऊं, वोटर समझदार हो गया। जनता है सब जानती है। बिल्कुल, ये जनता है सब जानती है, और बिल्कुल सही कहा कि ये वोटर्स है सब समझदार हो गए हैं। और उसी समझदारी के तहत पिछले 13 साल से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। क्योंकि लगातार अगर काम कर रहा है तभी ये विश्वास हम पा रहे हैं, तभी ये प्यार हमें अक्सर मिल रहा है, वरना यूं ही 5 साल में हम निकल जाते हैं। तो जिस डेवलपमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ हम जाते हैं जनता के पास, उसे जमीनी हकीकत में तब्दील करते हैं। और इसी का कारण है कि जनता होशियार है, और इसलिए बार बार मोदी सरकार और नीतीश कुमार है। ये सीधी सी बात है। हम डेवलपमेंट पे सिर्फ वायदे नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, और हमने काम किया है, और उसी के आधार पे हम वोट मांगने जाते हैं, और उसी के तहत हमें हर बार वोट मिला है, और इस बार भी एनडीए को वोट मिलेगा, ये तय है। और ये पानी की समस्या को मैंने पहले ही बोला, हर घर जल इसके समस्या का निदान है, जिसपे कार्य चल रहा है। बिहार की बात है तो सही बात है कि ठीक है, एक इंडिया की डेमोक्रेसी के तहत ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति इंडिया के किसी कोने में जा सकता है, रह सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। नमन भाई, बहुत खतरनाक बात कह दी महफूज साहब ने, हमारे रिपोर्टर ने, कि वोटर समझदार हो गया। वोटर अगर समझदार हो गया तो वो फिर ना धर्म देखेगा, ना जात पात देखेगा, वो अपने काम देखेगा, और कामों की पर अगर परखेगा तो फिर तो बड़े बड़े नेता हार जाएंगे। देखिए, बड़ी शोर सुनते थे पहलू में दिल का जी, चीरा तो एक कतरा खून भी न निकला। तो वही नीतीश कुमार जी का हाल है कि बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सृजन घोटाला उन्होंने किया, ये गृह जो मुजफ्फरपुर का कांड का पूरा बिहार शर्मसार हुआ, इस तरह का घोटाला किया इन्होंने। शौचालय घोटाला, क्या क्या नहीं किया है इन्होंने। आज पलायन कर रहा है पूरा बिहार से अवाम, और गुजरात में इनकी सरकार है, वहाँ हमारे लड़के पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। भोपाल में इनकी सरकार थी,
वहाँ भी मारे गए लड़के। और तो और है शिक्षा का हाल जो आप जानते हैं, डिग्री ले आओ टीचर बन जाओ, क्या बुरा हाल है। नाम लिखने वाला भी टीचर, नहीं लिखने वाला भी टीचर बन गया। आज स्वास्थ्य का हाल है, कुत्ते और मवेशी अस्पताल में रहे। मैं अपना पर्सनल बोल रहा है, कल से टेलीफोन कर रहा, पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में एक मेरे क्षेत्र का महिला पड़ी हुई है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यह है पीएमसीएच का हाल। बड़ी बोलते थे कि पीएमसीएच में ये हो गया वो हो गया, ये हाल है। सरजमीन पर जाके देखिए तो जनता ये सब देख नहीं रही है। आज पलायन हो रहे हैं, आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है, आज रोस्टर के हिसाब से बैकवर्ड और पिछड़े वर्ग के लोगों को छांटने की साजिश हो रही है। आज संविधान पर हमला हो रहा है और जो विकास का काम है उसको बदलकर कहां ले जा रहा है, भावनाओं में बहाया जा रहा है, जनता को कम्युनलाइज किया जा रहा है, माहौल को फिरका परस्ती की तरफ ढकेला जा रहा है। यही सोच है क्या हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है। गिरिराज सिंह को आगे बढ़ाते हैं, तरह तरह का बयान दिलवाते हैं, क्यों? वोट पोलराइज करने के लिए। गिरिराज सिंह का हिंदुस्तान है, आपका जितना हिंदुस्तान है, मंडल जी का वही हिंदुस्तान है और हमारा भी वही है। इसलिए कोई किसी जनता इन लोगों के खिलाफ हो चुकी है और एक पूरे देश में एंटी मोदी लहर चल रही है। निखिल आनंद साहब, बहुत बड़ी इंतखाबी तकरीर की है इन्होंने इस वक्त अहमद भाई ने, और ये बिल्कुल आरजेडी का जलसा सा लगा, लेकिन बहुत अच्छी बात भी कही इन्होंने कुछ, और कुछ अच्छी बातें भी कही। तो ये बताइए कि आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। ध्यान से सुनिएगा, नीतीश कुमार जी ने पंचायती स्तर पर 20% अति पिछड़ा समाज के बेटे को आरक्षण दिया है और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायती स्तर पर। रुकिए, देखिए मैदान दिखाइए वहां पर, यहां पर इस मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बनोगे बड़े होके? क्रिकेटर। तो उसके लिए यहाँ यहीं पर खेलते हो या कहीं और कोई एकेडमी वगैरह है क्रिकेट की? नहीं, तो पहले बसावन पार्क करते थे, अब छोड़ दिए हैं। अब तो राजेश क्रिकेट अकेडमी जा रहे हैं दीघा। अब दीघा जाते हो तो अपनी जेब से कुछ देना पड़ता है? हाँ, अपनी जेब से देना पड़ता है। काहे अपनी जेब से? क्या सरकार कुछ मदद नहीं करती? नहीं। काहे? पता नहीं। और यहाँ का जो बिहार का क्रिकेट का जो एसोसिएशन है उसका क्या हुआ? पता नहीं अभी क्या होगा। तो यहाँ बिहार के पास बिहार से कोई प्लेयर नहीं जा सकता? पता नहीं, अब तो देखिए, कोई जो कोशिश करेगा वही जाएगा। तुम क्या करते हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो? ऑलराउंडर हो। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड? राइट हैंड। फील्डिंग कहाँ करते हो? फील्डिंग यही करते हैं। मतलब कौन फील्ड में, कौन जगह पे? कौन जगह पे? मैदान में, फिर बसावन पार्क। स्लिप पे खड़े होते हो, गली पे खड़े होते हो, फाइन लाइन पे खड़े होते हो? स्टेट पे खड़े होते हो, एकदम शॉट मिल जाता है। हाँ। चलो बॉल करके दिखाओ कैसे करते हो। भाई ऐसे ही एक बार डालो बॉल देखिए भाई इनका। अरे शाबाश, ये तो स्पिन नहीं हुआ। स्पिन नहीं है, इस पे बॉल है, तो इसको नहीं घुमा सकते? टेनिस में नहीं घूमता है। अरे बुलाओ, हम लोग घुमाते हैं। अरे बॉल दीजिए भाई जरा। कौन बोलता है? ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, यहां से पकड़ो। हाँ। ये रखो, ऐसे किया। हाँ। ये लिया, ये देखो, घुमा या नहीं घुमा? घुमा नहीं, आंगली से ये टर्न हो गया। अरे दूसरा डालोगे कि नहीं? दूसरा डालोगे? चलो हम इसको, निखिल आनंद साहब, ये जो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका भविष्य देखिए। आईपीएल में बहुत ढेर पैसा सियासत में भी नहीं है, और उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आने का चांस है, गौतम गंभीर की तरह। समझ रहे हैं ना? और कुल जितना पहले तो हमारे बाप दादा लोग कहते थे कि मैंने खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो बाप जी बोलते हैं चल फील्ड में काहे नहीं खेलने जा रहा है भाई, है ना? तो मैंने अब बच्चा लोग खेलेगा तो खूब कमाएगा, तो इनका भविष्य जो है वो कैसे अच्छा हो सकता है? देखिए, इंडिविजुअली क्रिकेट की बात कहें तो अभी तक लालू जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और उसका जो हाल रहा। हाँ। और स्पोर्ट्स उनके एजेंडे में कभी रहा ही नहीं।
घर में उनके खिलाड़ी अब तो आरजेडी के लीडर है। अब ऐसा है कि फील्ड के बाहर बैठने वाला खिलाड़ी हमने देखा है। आईपीएल में उन्होंने 3 साल खेला, लेकिन एक भी मैच में बैट पकड़ के वो पिच पे नहीं उतरे। इस बिहार का जो पसमानदा समाज है, हलालखोर, अंसारी, मंसूरी, कुंजरा, बक्खो, हलालखोर जितना है, इसको अगर किसी ने अधिकार देने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है। अली अनवर पसमानदा समाज के बेटे को राज्यसभा में भेजा और पसमानदा समाज की बेटी को पहली बार राज्यसभा में कहकशा परवीन को भेजा। और ये देखिए कि ये 10% मुसलमानों की बात करके फिरका परस्ती फैलाने वाला ये लोग, आरजेडी और कांग्रेस के लोग सिर्फ सवार मुसलमानों की बात। जवाब ले लें। ये जो कह रहे हैं, ये जो निखिल आनंद साहब ने बात कही आपके बारे में, उसमें आपको क्या कहना है? हाँ, निखिल आनंद। हमारे छोटे भाई हैं निखिल आनंद जी। अब जाहिर है कि ये छोटे हैं तो जानकारी भी इनको बहुत कम है, और ये हमारे बारे में ये जानकारी पहले प्राप्त करके बोलते तो अच्छा होता। इनको पता नहीं है कि बिहार सरकार, हमारे मित्र जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे नीतीश कुमार जी, अभी आप जाके उनसे पता कर लीजिए, 2 टर्म में बिहार सरकार से सेंट्रल हियरिंग के लिए कम से कम 50 निवेदन बिहार सरकार को कराया गया, इसलिए कि केंद्र सरकार की सूची में उसको शामिल कराया जाए। लेकिन इनकी मोदी जी की और हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार ने हियरिंग का समय नहीं दिया। तो एक बार हम लोगों ने, कमीशन ने खुद हियरिंग किया और कई कम्युनिटी को शामिल किया। ये ओबीसी कमीशन के एक्ट को भी नहीं जानते हैं। ओबीसी कमीशन को जो पहले पावर था कि वो तय करता था कि कौन समाज ओबीसी का ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में रहेगा, उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पावर देने के नाम पर मोदी जी की सरकार ने, आप मोदी का नारा लगाओ, मोदी जी की सरकार ने उसको पावरलेस कर दिया। अब ओबीसी कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। और आप जो नारा लगा रहे हैं, ओबीसी के बारे में जानकारी आपको कुछ भी नहीं है। और ओबीसी सरकार के लिए जो आपको फतवा जारी होता है ना आरएसएस हेडक्वार्टर से, सारे खतरे में ओबीसी रिजर्वेशन है, चाहे वो दलित भाइयों का हो या ओबीसी भाइयों का है। और आपने जिस तरह से आप खतरा में डाल के इनके रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए देश के ओबीसी गोलबंद है। ठीक है। एक नहीं, बस आखिर बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। आई एक इधर से, ठीक है। पहले कौन आएगा? धूप वाले जी। हाँ, 2014 में मोदी ने देश के लिए वोट मांगा था और आज 2019 में देश मोदी के लिए वोट मांग रहा है। ये है चेंजिंग और ये है मोदी। चलिए आप। हम बिहार के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। जो नेता हमारे देश प्रांत का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। बहरहाल सबसे पहली बात ये मैं बता दूं कि मैं अखिलेश समाज से हूं और आपको ये बता दूं कि जो भी अखिलती कमीशन, अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन, उर्दू एकेडमी, उर्दू मुशावरती कमेटी, ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के सरकार में हुआ था, ये लोग उसको रिवाइव नहीं कर सके। आज 4 साल के बाद अखिलती कमीशन में एक चेयरमैन आया, वो भी बेकार मेंबर के। आज उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी नहीं है, आज उर्दू मुशावरती कमेटी में चेयरमैन नहीं है, उर्दू फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सब नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। लेकिन एक बार सुनिए, वो जो 1128 जो मदरसे जिनको 7वें पे कमीशन से मिलेगा, और जो 2459+1 है, वो मदरसे जो शाम मंजूर किए गए हैं, वो तो नीतीश जी के ही जमाने में किए गए हैं। ये पहले से चल रहा था, इसमें कोई नया काम नहीं किया है नीतीश जी ने। नीतीश जी ने सारे संस्थाओं को तो बर्बाद कर दिया। नीतीश जी ने देखिए बुनकर का संस्था था, उसमें नहीं कुछ किया, उसको जो डिफंड हो गया।
हमारा जितना चीनी मिल उद्योग था सब बंद पड़ा हुआ है, एक भी चीनी मिल उद्योग नहीं शुरू कर दिया। बुनकर का जो कारखाना था वो सिवान में, और उस तरह से फैक्ट्री जो थी वो सारा बर्बाद हो गया, सब बैठ गया। तो क्या नया काम किया है? पहले सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन कासमी है, चेयरमैन अब्दुल बारी मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट का एक समाजी खिदमतगार हूँ। मुझे इस वक्त सरकारें ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोगों को रोजगार दे, जो मुल्क में अमन व अमान सलामती कायम रखे। मुझको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं। कौन सी सरकार देगी? नहीं, जो सरकार जो फलाह बहबूद का काम करेगा उस सरकार। कौन सी सरकार? चाहे जो सरकार हो, जनता मोदी सरकार बोल रहे हैं। हाँ जी, हमको इन तमाम नेताओं से पूछना है कि आज बिहार में चाहे केंद्र में सारे के सारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण से उपजे हुए नेता हैं, और आज सुनिए, और 1914 के चुनाव में जो भी बिहार में आए भाषण देने, जयप्रकाश नारायण के वहां कदम कुआ जाते थे। 19 में कौन नेता गया जरा आपको बतावे? वेरी गुड, जी 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 जी, हाथ में बुझा जी। हाँ हाँ, मेरा एनडीए से सवाल है, इन्होंने सिर्फ अपना वोट विकास पर मांगा है। मेरा ये सवाल है, आप एक तरफ आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार जीरो पर आ रहा है। जेट एयरवेज आपका फेलियर है। जेट एयरवेज के 54,000 एम्प्लॉइज आपके बीएसएनएल के सड़कों पर हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे सैनिक 3 गुना, कांग्रेस के पीरियड से 3 गुना सैनिक मारे जाते हैं। कैसा विकास आप चाहते हैं? कैसा विकास जी पब्लिक को बताइए। जी, हाथ में हमको रख दिया। सर, मैं सबसे पहले अपने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से ये जानना चाहूंगा कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसका एक संकल्प पत्र होता है। पिछले 2009 के इलेक्शन में जो वो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, संकल्प पत्र, जिसके अंदर था कि 2 लाख पर ईयर नौकरी देने वाले थे, वो हम बेरोजगारों को। एक मिनट सर, अभी मेरी बात सर खत्म नहीं हुई। और साथ खत्म हो गया, और साथ में सर, और 1 लाख जी, हाँ जी, बताइए। शांति से अरे चुप रहिए जी, चुप रहिए। आप बोलिए सर। यहाँ पर आरजेडी खास के लालू प्रसाद यादव जी, 19 आप लोग भी सुनिए, 1990 में अगर नहीं आते तो जो नौजवान आज जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, जो वोट का हक उन्होंने दिलाया पूरे बिहार को। चले हो गया, टाइम हो गया। आप सभी लोगों से लोगों के सवाल हैं, बहुत सवाल हैं। 19 मई तक आप लोगों के पास मौका है पटना पाटलिपुत्र के लिए। ये चाहे मोदी की तरफ से बोल रहे हो, चाहे लालू जी की तरफ से बोल रहे हो, चाहे जिसकी तरफ से भी बोल रहे हो, लेकिन यह बात तय है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तरफ से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत की तरफ से बोल रहे हैं। हो सकता है उनके सोचने का नजरिया अलग हो, अपना अपना नजरिया हो, लेकिन याद रखिए कि सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। लौट कर आते हैं फिर सियासी जंग में किसी और शहर में। इजाजत दीजिए, आदाब।